रास्ता पार्टी के मैनिफेस्टो या पार्टी के कागज़ों पर नहीं था। ये PIB के वेबसाइट पर है, प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक भाषण है, उस पर ये लिखा हुआ है कि हम इन स्कीम से पैसा दे दें। PM टेक्सटाइल पार्क योजना 2000 एकड़ के लगभग क्षेत्र में कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ पूरा विस्तृत नेटवर्क स्थापित होता है। तो गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री कहेंगे कि झटका मीट का, आप आश्चर्य कीजिए, केंद्रीय मंत्री झटका मीट का छोटा सा कोई दुकान खोल रहा है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 2700 करोड़ में क्या हुआ है, 608 करोड़ गुजरात को मिले, 513 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिले, और बिहार को कितना मिला, 50 करोड़। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं PPM टाइम्स बिहार। PPM टाइम्स बिहार पिछले कुछ दिनों से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की राजनीति से जुड़े उन तमाम लोगों से साक्षात्कार कर रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या फिर प्रभावित कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम आए हैं हाल ही में लॉन्च हुई पार्टी, हाल ही में शुरू हुई पार्टी जन सुराज पार्टी, जिसके सूत्रधार धुरंधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो कि अब राजनेता बन चुके हैं, वो रहे हैं। और जनसुराज पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय है। आज हम जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता अमित विक्रम से बात करेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। साथ ही साथ जनसुराज जो सब एक नई पार्टी है, बिहार में नई उम्मीद बनकर आई है, उसके साथ सबसे ज़्यादा उम्मीद बिहार के युवाओं की जुड़ी हुई है। गाँव में, कस्बों में घूमने पर और बच्चों से या फिर नौजवानों से बात करने पर पता चलता है कि उनकी उम्मीद, जो नई उम्मीद बनती दिख रही है इस पूरे राजनीतिक कवायद में, वो जनसुराज एक नई उम्मीद बनती दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ सालों के दरमियान एक पदयात्रा की और गांव-गांव घूमकर लोगों को यह समझाने और बताने की कोशिश की कि पिछले 20, 30 और 40 वर्षों के शासनकाल के दौरान बिहार के अंदर किस तरह का शासन हुआ, किस तरह की लूट हुई, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और क्या कुछ हुआ, और अब बिहार को क्या करना चाहिए, बिहार को क्या करना चाहिए, बिहार के युवाओं को क्या करना चाहिए, बिहार का सिस्टम कैसा होना चाहिए, और बिहार के युवाओं को हम शिक्षा और रोजगार से कैसे जोड़ सकें। ऐसी शिक्षा जो कि रोजगारोन्मुख हो, ऐसी शिक्षा नहीं जिसे पाकर फिर से वही दूसरे मजदूरी और दूसरी कामों में लगना पड़े, जो कि बिहार के युवा इन दिनों करते दिखाई दे रहे हैं। वैसी शिक्षा नहीं, बल्कि वैसी शिक्षा जो कि कौशल परक हो, जो कि रोजगार दिलाए। जनसुराज ने पिछले दिनों में अपने जो वादे हैं, अपनी जो बातें हैं, चाहे प्रशांत किशोर के भाषण हो, चाहे उनके नेताओं के संबोधन हो, उनमें युवाओं को उन्होंने खास तौर पर तवज्जो दी है। कल ही युवाओं के मुद्दे पर, रोजगार पर या फिर उनकी शिक्षा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसे कि अमित विक्रम ही उसके सूत्रधार थे। हम अमित विक्रम से न केवल जनसुराज बल्कि युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए बात करते हैं अमित विक्रम से और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जनसुराज आने वाले दिनों में युवाओं के लिए क्या करने वाली है। क्या वो सड़क पर भी उतरेगी या फिर वो युवाओं को एक साथ लेकर चलने के लिए कोई दूसरी योजना पर काम कर रही है। अमित विक्रम जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैंने एक बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका दे दी क्योंकि हमें बताना जरूरी लगा कि जनसुराज ने पिछले दिनों में क्या कुछ किया है, जनसुराज के आने के बाद से परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं। जो बिहार की राजनीति है उसकी जो दिशा है और उसकी जो दशा है वो उसमें धीरे धीरे बदलाव आता दिख रहा है। धीरे धीरे मुद्दों की बात भी होती दिख रही है जिसके की आकांक्षा की जाती है, जिसकी की अपेक्षा की जाती है कि राजनीति में हो, जो कि नहीं होती दिख रही थी। लेकिन जनसुराज के आने के बाद से उन मुद्दों पर बात होने लगी है। जैसे रोजगार का ही हम मुद्दा लें, कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी बातों पर, विषयों पर आपने ध्यान दिलाया, लेकिन जो सबसे खास बात थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके हिसाब से क्या थी?
देखिए, सबसे खास बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के युवाओं से कुछ वादे किए थे, उनके रोजगार को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के या उनके विकास को लेकर के। उन वादों का 10 साल पूरा हो गया। आपको भी याद होगा, इसी गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बिहार के वोटों की बोली लगाई थी कि कितना दे दें, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25-50 करते करते 1.25 लाख करोड़ उन्होंने वादा किया था कि हम 1.25 लाख करोड़ बिहार की जनता को देंगे। और उसको लेकर के लगातार सवाल उनसे पूछा जाता रहा कि भाई 1.25 लाख करोड़ में क्या आप दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ स्कीम्स में ब्रेकडाउन करके कुछ बातें लिखी थी कि 1.25 लाख करोड़ हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में दे रहे हैं। तो हमने उन्हीं वादों का 10 साल पूरा हो गया, तो हमने उन्हीं वादों की याद दिलाई उनको कि क्या क्या आपने वादे किए थे। उनमें से सारे के सारे वादे लगभग अधूरे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 2 बड़े वादे किए थे। एक, उन्होंने कहा था कि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का राशि आवंटन उन्होंने दिखाया था 2015 में, और ये 2025 है। 10 साल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एक ईंट तक नहीं रखा गया है, भूमि अधिग्रहण भी अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका एक पहला वादा झूठा हो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा था 1550 करोड़ रुपए का आवंटन किया था मेगा स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बिहार में है नहीं, कागज़ों पर भी नहीं है। ज़मीन अधिग्रहण तो छोड़ दीजिए, हमने कभी दोबारा इसका नाम ही नहीं सुना कि बिहार में कोई मेगा स्किल्स यूनिवर्सिटी भी बनेगी या इसका कोई प्रस्ताव है। 2 वादे उनके अधूरे हो गए। अब आइए, उन्होंने कहा था कि बांका में मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, मेगा पावर प्रोजेक्ट, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए शो किया गया है। और ये बजाफ्ता पार्टी के मैनिफेस्टो या पार्टी के कागज़ों पर नहीं था, ये PIB के वेबसाइट पर है। प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक भाषण है, उस पर ये लिखा हुआ है कि हम इन स्कीम से पैसा दे दें। 20,000 करोड़ बांका के मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित उन्होंने किया। वो 20,000 करोड़ कहाँ गया? बांका में तो कोई मेगा पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा, तो ये उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद उस सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय में भी जो रोजगार परक योजनाएं आ रही हैं सरकार की, जो रोजगार से संबंधित युवाओं के विकास के संबंधित जो भी योजनाएं आती हैं, उसमें बिहार की लगातार अनदेखी हो रही है। जैसे कि एक PM टेक्सटाइल पार्क योजना का कल हमने जिक्र किया था। PM टेक्सटाइल पार्क योजना 2000 एकड़ के लगभग क्षेत्र में कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ पूरा विस्तृत नेटवर्क स्थापित होता है, जहाँ पे कि पूरे देश में 7 जगह चिन्हित किए गए। और सबसे आश्चर्य की बात जो हमने कल कही कि कपड़ा मंत्री हमारे बिहार के गिरिराज सिंह जी हैं, लेकिन पूरे बिहार में वो एक टेक्सटाइल पार्क नहीं लगवा सके। तो उस टेक्सटाइल पार्क से जहां 1 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिल सकता था और 3 लाख किसान उससे जुड़ करके मुनाफा अपना बढ़ा सकते थे, वो यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ पर वो क्या करते हैं, अमित शाह जी कुछ दिन पहले आए थे बिहार, आपने उनके पूरे दौरे बिहार में, पटना में उन्होंने भाषण दिया, गोपालगंज में भाषण दिया। पूरे भाषण में उन्होंने मुख्य तौर पर क्या किया, अपने से पहले की सरकार को कोसा और कहा कि हम सीता माता का मंदिर बना देंगे। बहुत अच्छी बात है, सीता माता का मंदिर बनना चाहिए। द्वारका धाम भी तो गुजरात में है, लेकिन द्वारका धाम के अलावा वहाँ टेक्सटाइल पार्क भी तो आपने दिया, वहाँ पे आप बुलेट ट्रेन भी दे रहे हैं, वहाँ पर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी लग रही है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का वहाँ पे निर्माण हो रहा है। टाटा का सारा गाड़ियाँ जो हैं, टाटा की गाड़ियाँ वहीं बन रही हैं गुजरात में। लेकिन बिहार में क्या बन रहा है? तो बिहार में कुछ नहीं। बिहार में आपको क्या चाहिए? तो गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री कहेंगे कि झटका मीट का। आप आश्चर्य कीजिए, केंद्रीय मंत्री झटका मीट का छोटा सा कोई दुकान खोल रहा है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और टेक्सटाइल पार्क के बारे में मीडिया के बंधु सवाल पूछते हैं उनसे, तो वो कह रहे हैं नहीं, ये सब गलत सवाल नहीं पूछने का। आप बताइए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री से अगर टेक्सटाइल पार्क के बारे में नहीं पूछे तो क्या उनसे झटका मीट के दुकान के बारे में पूछे? मीट आदमी अब झटका खाए कि हलाल खाए कि मतलब पूरे निगल जाए, उससे हमें क्या मतलब? जिसकी जैसी रुचि है वो खाएगा। तो वो युवाओं को डाइवर्ट करते हैं। युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा के अलावा एक मुद्दा होता है खेलकूद। चलिए, सब युवा जो होते हैं शिक्षा में उतने तेज नहीं होते, कुछ खेलकूद में तेज होते हैं। खेलकूद में क्या कर रही सरकार? खेलो इंडिया का 2700 करोड़ का बजट है इस साल का, जो अभी पास हुआ है। इस 2700 करोड़ में क्या हुआ है? 608 करोड़ गुजरात को मिले, 513 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिले, अब बिहार को कितना मिला? 50 करोड़। गुजरात से दुगनी आबादी है युवाओं की बिहार में।
यहाँ मात्र 50 करोड़, जो कि मात्र 8% है। गुजरात को जितना बजट में मिला खेलो इंडिया का हिस्सा, उसका मात्र 8% बिहार को मिला। अब बताइए बिहार कैसे विकास करेगा? तो हमने कल इन्हीं सारे मुद्दों को रखा कि किस तरीके से जो वर्तमान एनडीए सरकार है, चाहे बिहार में हो चाहे केंद्र में हो, ये सब लोग बिहार के युवाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनके असली मुद्दों से। युवाओं का असली मुद्दा है रोजगार। यहाँ का युवा मजदूरी करने के लिए तो नहीं पैदा हुआ है कि ट्रेन में भर भर के ठूस ठूस करके वो दिल्ली, नासिक, हैदराबाद, जहाँ जाना हो जाए और वहाँ जाके मजदूर बने। आप देखिए कश्मीर तक में बिहार के युवा जाके मजदूरी करें, वहाँ से उनको मार के भगाया जा रहा है। हत्या भी हुई है कई यहाँ बिहारी मजदूरों की। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सब जगह बिहार के लोग पिटा रहे हैं। तो इसके लिए तो बिहार का युवा पैदा नहीं हुआ है। बिहार के युवा भी तो बिहार में रोजगार चाहते हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ मंदिर, मस्जिद, तो हलाला, तो पाकिस्तान, तो अनाप शनाप चीज़ों पर डाइवर्ट करते हैं। यहाँ के मुद्दों को वो तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। आप इस बात को छोड़िए कि उससे पहले क्या हुआ। एनडीए की सरकार तो 20 साल से है यहाँ, केंद्र में 10 साल से है, 11 साल से है। इस 10-11 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया, इस 20 साल में बिहार की राज्य सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण विषय है। बिहार में शिक्षकों की बहाली आई, कहते हैं 3 लाख शिक्षक की बहाली आई। उसमें हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार 2,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। डोमिसाइल हट जाने की वजह से हमारा जो आंकड़ा, हमने जो आंकड़ों का संकलन किया है, उस हिसाब से 1/3 बाहरी आ गए हैं, तो 90,000 बाहरी हो गए। और 1/3 वैसे शिक्षक हैं उसमें जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, या तो वो राज्यकर्मी बनने के लिए या सीनियर क्लासेस में जाने के लिए वो फिर से बीपीएससी में बैठ गए। तो मात्र 60 से 70 हज़ार बिहारी लड़कों को नौकरी दी, और उस पर ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने 3 लाख नौकरी दे दी। तो हमारा उद्देश्य युवाओं को यहाँ के असली मुद्दों से रूबरू कराना है। युवा का जो असली मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, खेल है, उद्योग है। और एनडीए सरकार क्या कर रही है, अनाप शनाप के मुद्दे। गुजरात में विकास का मॉडल चलेगा, अब बिहार में हिंदू मुस्लिम चलेगा, ये तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था, मुख्य बिंदु था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तो रही कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब आते हैं, एक व्यक्तिगत सवाल भी है जो कि संगठन से भी जुड़ा हुआ है। और सवाल ये है अमित जी कि मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, और मैं तब से जानता हूँ जब आप बतौर शिक्षक कार्य कर रहे थे। बाद में आपने शिक्षक संगठनों का नेतृत्व किया, फिर बाद में आपने वो नौकरी छोड़ी, या फिर जिन जैसी परिस्थितियाँ, जैसे जो भी कारण रहे, और फिर बाद में आप जन सुराज के साथ जुड़े। और आज आपको युवाओं के मुद्दे पर बात करते हुए मुझे आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अमित विक्रम में ये जो बदलाव आया है वो कैसे आया है, पहला सवाल। और दूसरा कि वर्तमान में बहुत सारी पार्टियों के ऑफर्स भी आपके पास आए होंगे, क्योंकि आपने शिक्षक संगठनों का नेतृत्व किया है। आपने जन सुराज से ही जुड़ने का निर्णय क्यों लिया, ये भी दूसरा सवाल। देखिए, दोनों सवाल आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो मूल भावना रही, जो परिस्थितियां हुई, उसमें हमको सरकार ने बर्खास्त कर दिया, नौकरी से हटा दिया। और उससे पहले भी आपने मुझे देखा होगा कि युवाओं के जो डोमिसाइल के मुद्दे हैं, नौकरी का मुद्दा है, शिक्षक बहाली का मुद्दा है, हम लोग आवाज़ उठाते थे। और हम लोगों ने क्या देखा कि सभी पार्टियों ने, बिहार में जितनी पार्टियाँ हैं, क्या होता है आप गौर कीजिए कि 2020 में भाजपा जदयू की सरकार है, वो चुनाव लड़ रही है, उसके खिलाफ बिहार के सभी शिक्षकों, युवाओं ने तेजस्वी जी को वोट किया। ठीक है, वो सत्ता से थोड़ी दूरी पर रह गए, जिस कारणवश भी रह गए, लेकिन विपक्ष में तो थे, मजबूत आवाज़ थे हमारी। फिर 1.5 साल बाद क्या हुआ, वो सत्ता में आ गए। और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, शिक्षक बहाली में से डोमिसाइल हटवा दिया। तो डोमिसाइल जब हट गया तो तेजस्वी जी की सरकार थी, सरकार में शामिल थे, बड़े दल थे, इनकी पार्टी के शिक्षा मंत्री थे, इनके रहते डोमिसाइल हट गया। तो युवाओं को जो भी मैंने बताया कि 1 लाख बाहरी युवाओं को नौकरी मिल गई, वो तो तेजस्वी जी के रहते हुआ। तो तेजस्वी जी ने भी हमें ठगा। उसी समय लेफ्ट और कांग्रेस का भी समर्थन था उस सरकार को, इन्होंने भी तो समर्थन वापस नहीं लिया। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो गलत डिसीजन ले रही है तो आप भी तो उसके सहभागी हैं, तो उसने भी हमें ठगा। भाजपा और जदयू सरकार तो ठग ही रही थी, लेकिन जो समय काल बीच में 1.5 साल का रहा, जिसमें नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां रहीं, उन पार्टियों ने भी युवाओं का साथ नहीं दिया, शिक्षकों का साथ नहीं दिया। तो इससे बिहार के युवाओं में, शिक्षकों में, सभी राजनीतिक दलों के प्रति एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। एक संयोग की बात है कि उसी वक्त जनसुराज का भी उभार हो रहा था, जनसुराज पार्टी के भी गठन की प्रक्रिया चल रही थी।
और जो विचारधारा के तौर पर हमारा है स्टैंड हमेशा से कि हम लोग डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स चाहते हैं। यहाँ पे बिहार में पिछले 30-35 साल में, 30-35 साल इसलिए कह रहा हूँ कि वो राजनीति हमने देखा है, उससे पूर्व में भी होता रहा होगा, लेकिन जो राजनीति हमने देखा है, समझा है, जिस राजनीतिक दौर में हमने अपने जीवन को बिताया है, उसमें हमने देखा है कि बिहार में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, पहचान आधारित। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो पार्टियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या विकास चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को छोड़ करके डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स चाहते हैं, जहाँ आपकी पहचान के साथ साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहचान को आप हटा सकते हैं। कोई दलित है तो उसकी अपनी एक लड़ाई, अपना एक संघर्ष है, कोई अल्पसंख्यक है तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन सब की एक साझा चुनौती ये भी है कि यहाँ पर विकास हो। विकास होगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा। दलित समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, सवर्ण समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, सब लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर विकास ही नहीं होगा तब तो सब लोग उससे पीड़ित होंगे। और बिहार में जो पिछले 30-35 साल में सरकारें रही हैं, उन्होंने पहचान आधारित राजनीति की है। अब हम लोगों की यह कोशिश है या हम लोगों की इच्छा है कि बिहार में विकास आधारित राजनीति हो, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और प्रशांत किशोर जी का जो पूरा विज़न रहा है, हमने जितना उनको सुना है, जो उनसे बातचीत होती है, जो उनसे मिलते हैं हम लोग, वो सारी बात उनकी डेवलपमेंट फोकस्ड है। उनके जो आप 5 एजेंडे देखे होंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे तो आरक्षण घटा देंगे, ये नहीं कहते। तो उनका साफ तर्क है कि आरक्षण बढ़ा करके भी आप 2% से नौकरियों का बढ़ा करके दायरा 3% कर सकते हैं, लेकिन बाकी 97% का क्या होगा? उसको तो सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना है। तो 3% की बात नहीं करते, वो बाकी 97% की बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए अलग अलग योजनाएं लाएंगे, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे। यानी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कृषि से कैसे हम आय जनरेट कर सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, युवाओं को स्वरोजगार के झूठा वादा भी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे, सबको 2,000-4,000 रुपया खाते में दे देंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि हम स्वरोजगार के नए विकल्प तैयार करेंगे, युवाओं को पूंजी की व्यवस्था करेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे खेती से। मॉडल भी बता रहे हैं कैसे बढ़ाएंगे, तो वो कैश क्रॉप्स की खेती करें, हम उनको मनरेगा के मजदूर देंगे, लिंक कर देंगे। महिलाओं के लिए कह रहे हैं उनको स्वरोजगार के लिए हम ट्रेन करेंगे, घर में जो बैठ कर के समय बिता रही हैं उस समय में वो कुछ स्वरोजगार कर सकें वो। तो ये सब चीज़ों से हम लोग ये समझ पा रहे हैं या हमने देखा जो भी कि यहाँ पर विकास की बात हो रही है, यहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है और ओवरऑल डेवलपमेंट भी है। और इससे बिहार के युवाओं को, बिहार के दलित वर्ग हों, अल्पसंख्यक वर्ग हों, पिछड़े वर्ग हों, सबको लाभ है। बिहार में अच्छी सड़कें बने, अच्छे उद्योग लगें, अच्छे रोजगार के संसाधन पैदा हों, तो इससे सबको फ़ायदा है। और हमारी सोच बिल्कुल उसी के साथ अलाइन होती है, इसलिए हमने जनता ज्वाइन किया। बड़ा रोचक रहा आपका ये जवाब। जी जी, बिल्कुल रोचक, मतलब दिल से है जवाब। जो हमारी सोच है, जो हमने हमारा संघर्ष भी आपने देखा है, तो हम लोग तो हमेशा विकास की बात किया। हमने शिक्षक संगठन में भी, जब हम शिक्षक संगठन में जुड़े थे उस वक्त भी हमारे शिक्षक संगठन में सभी तरह के लोग थे, अल्पसंख्यक समाज के थे, पिछड़े थे, दलित थे, सब लोग थे। और सबके साथ हमने क्या लड़ाई लड़ी कि भाई उनका वेतन बढ़िया हो, उनकी नौकरी के लिए सुविधाएं बढ़िया हो। तो उससे तो सबका विकास हो गया ना। शिक्षक में जो दलित थे वो भी खुश हैं, अल्पसंख्यक है वो भी खुश हैं, सवर्ण है वो भी खुश हैं, वेतन बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं तो सबकी हो रही हैं, आज राजकर्मी बन रहे हैं तो सब बन रहे हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हम आएंगे लौट कर कि अब जनसुराज के साथ जुड़कर उन्हीं अपने साथी शिक्षकों के लिए कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब आगे क्या उनके लिए और आगे लड़ने, किस तरह की लड़ाई लड़ने की योजना है, हम लौट कर आएंगे उस बात पर। बहरहाल हम आपसे अब जनसुराज को लेकर के 2-4 हमारे मन में सवाल है वो जानना चाहते हैं। कोई भी जो राजनीतिक दल है उसकी जो सफलता है सदन में उसके प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है कि सदन में उसके कितने प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में आपने कोई चुनाव लड़ा नहीं है इस तरह का, कोई आम चुनाव, ना ही असेंबली का चुनाव और ना ही लोकसभा का चुनाव आपकी पार्टी ने। लेकिन पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपकी पार्टी ने पुरजोर तरीके से उसमें सहभागिता की थी, अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। हालांकि परिणाम जो हैं वो आप लोगों के हिसाब से नहीं आ पाए उम्मीदों के अनुरूप, लेकिन फिर भी आप लोगों को वोट्स मिले। आने वाले दिनों में जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वर्तमान में सदन के अंदर आपके एक एमएलसी भी हैं, एक प्रतिनिधि हैं आपके। फिलहाल कुछ दिनों पहले सदन भी, अभी बजट सत्र चल रहा था सदन का, जिस तरह का चला आपने भी देखा होगा, किस तरह के मुद्दे उठे और क्या कुछ हुआ उस सदन में।
मुख्यमंत्री की जो पिछले हाल के दिनों की जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं वो भी सवालों के घेरे में रहे हैं। जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है फिलहाल बिहार में, लोग भाजपा पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा एक तरीके से महाराष्ट्र वाला खेल खेल रही है बिहार में। बहुत सारी बातें हो रही हैं और उन सब के बीच जनसुराज जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है, अब आप लोगों ने युवाओं और शिक्षा का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाया है। बीपीएससी के मुद्दे पर आप लोगों ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी मुखरता से प्रशांत जी ने अपना जो विरोध है वो व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो आखिरी दम तक छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ इस मुद्दे पर वो खड़े रहेंगे। हाल के दिनों में हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, याचिकाओं को खारिज किया गया, जो दोबारा परीक्षा कराने की मांग थी और परीक्षा रद्द कराने की मांग, उसके बाद से हमें प्रशांत किशोर जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को, सुनने को औपचारिक तौर पर मिली नहीं है। या फिर आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई अभी इसको लेकर अलग तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं साझा किया गया है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, हमसे कुछ मिले थे अमित बाबू, वाकई वो सवाल कर रहे थे कि अब तो प्रशांत जी को बोलना चाहिए, अब जनसुराज क्या कर रही है, बताइए जनसुराज अब क्या कर रही है। जी, बीपीएससी के मुद्दे पे आपने स्वयं कहा कि प्रशांत जी ने और जनसुराज पार्टी ने मजबूती से इस बात को उठाया, इसको रखा। और एक समय ऐसा भी आया जब प्रशांत जी की गिरफ्तारी की बात हुई, धरने पर बैठे, वहाँ से जबरन उठाया गया, उनको जेल तक जाने की नौबत आ गई। उस सब दौर से हम लोग गुजरे और सब समय हम मजबूती से छात्रों के साथ खड़े रहे। उसी दौरान जो हमारा छात्र समूह था, जिनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके काम कर रहे थे, उनसे एक जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें एक स्टैंड ये आया था कि हम लोगों को पैरेलली कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम लोग आंदोलन प्रदर्शन के दौरान भी हमारी कानूनी लड़ाई की प्रक्रिया चल रही थी। और ये आंदोलन प्रदर्शन का जब दौर ख़त्म हुआ तब सबकी एक सहमति बनी कि नहीं, अभी जो है एक थोड़ा सा स्टैंड चेंज करने का ज़रूरत है कि हम लोग अब डायरेक्ट प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने करके देख लिया, सरकार सुन नहीं रही थी। सरकार ने अपने बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया, अरेस्ट किया, धरना का परमिशन नहीं देने लगे, कहीं पर बैठने की अनुमति नहीं मिलने लगी। तो उनका ये स्टैंड हुआ कि हम लोग न्यायिक तरीके से इसको पुरजोर तरीके से उठाएं। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता भी हैं हमारे वाईवी गिरी साहब, सीनियर वकील हैं पटना के, उन्होंने जनसुराज की ओर से छात्रों के साथ मिल बैठ करके इस केस को मजबूती से लड़ा हाई कोर्ट में। और भी वकील थे, उन्होंने भी अपनी बात मजबूती से रखी। अब बात यह है कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया, तो इसके बाद हमारी अगली जो सोच है, हमारी जो अगली तैयारी है वो है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। क्योंकि हमने पार्टी के तौर पर एक ये चीज़ तय कर लिया है कि इस मुद्दे को सड़क पर हमने जितना संघर्ष करना था किया, अब हम लोग इसको सदन और न्यायालय के माध्यम से, और न्यायालय खास करके क्योंकि सदन में भी तो सरकार बहुमत में है, आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, तो न्यायालय के माध्यम से मजबूती से इसको उठाएं। और न्यायालय में हमारी तैयारी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की हो रही है। छात्रों के साथ बैठ करके सभी विचार बिंदुओं पर डिस्कशन चल रहा है। न्यायिक पक्षों को भी देखा जा रहा है किस हद तक किन मुद्दों पर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और वो हम लोग करेंगे। संघर्ष का मतलब केवल सड़क पर ही संघर्ष नहीं होता है। हमने भी जैसे बताया कि हमने भी शिक्षकों के लिए बहुत संघर्ष किया, तो संघर्ष किया है तो हम लोग हमेशा सड़क पर ही आंदोलन तो नहीं करते थे। हमने तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, सरकार से नेगोशिएशंस भी किए और अपनी बातों को काफ़ी हद तक मनवाने में सफल भी होते थे। तो उसमें क्या होता था कि शिक्षकों का बहुत ज़बरदस्त संगठन रहा है और संगठित होकर के संघर्ष करते रहे। बिहार में छात्रों के साथ एक कमी क्या है कि पिछले 30-35 साल के दौरान में जो नेता यहाँ पे रहे वो स्वयं छात्र आंदोलन से निकले तो रहे, लेकिन छात्रों को हमेशा संगठित होने से उन्होंने रोका। पटना छोड़ करके किसी विश्वविद्यालय में छात्र संगठन का चुनाव नहीं होता है, और पटना में भी जो छात्र संगठन का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा क्या होता है, बमबाजी होती है, मारपीट होती है, ये इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो उस तरह से संगठित नहीं है। तो हमारा एक ये पैरेलली चल रहा है कि हम छात्रों को पूरे बिहार में अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग छात्रों को संगठित करके एक छात्र मोर्चा भी हम तैयार करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम न्यायिक लड़ाई में भी लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग मीडिया में उतने वोकल नहीं है। हालांकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के सवाल आया था और मैंने यही बात वहाँ पे कही थी कि हम फिलहाल इस मुद्दे पे न्यायिक संघर्ष में लगे हैं और पैरेलली हम छात्रों का एक मजबूत संगठन भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको प्रोटेस्ट में ही जाना है, किसी मुद्दे को आप बहुत मजबूती से सड़क पर उठाना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए संगठित होना जरूरी है।
छात्रों का जो आंदोलन था, संघर्ष था, उसमें आपने देखा होगा कि रैंडमली छात्र आ रहे थे। छात्र बहुत संगठित तरीके से नहीं आ रहे थे, रैंडमली कॉल्स हो रहा था, मीडिया के माध्यम से अपील की जा रही थी, वो लोग आ रहे थे। लेकिन रैंडम कॉल्स पर और मीडिया अपील पर आए हुए जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। वहीं आपने किसान आंदोलन देखा होगा या CNRC को लेकर के आंदोलन देखा होगा, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, तो उसमें लंबे समय तक लोग बैठे रहे धरने पर। यहाँ पर वो प्रोटेस्ट बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले छात्रों को संगठित किया जाए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, और तब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो जा ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जनस्वराज पार्टी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। तो हमारा मॉड्यूल ऑफ स्ट्रगल जो है, हमारा मॉड्यूल ऑफ इस मुद्दे को उठाने का जो तौर तरीका है वो बदला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस मुद्दे को छोड़ दिया, हम इस मुद्दे को मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, न्यायिक संघर्ष कर रहे हैं फ्रंट ऑन, साथ ही साथ छात्रों को संगठित करके एक उचित अवसर पर हम लोग फिर से सड़क पर भी उतरने का विचार करेंगे। अभी अब बातचीत जो हमारी हो रही थी, तो आपने बातचीत के दरमियान पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी वगैरह का भी जिक्र किया। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटनाएं होती रही हैं। अभी हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में जनसुराज की तरफ से कोई भी जो प्रत्याशी है वो तो जीत कर नहीं ही आया। साथ ही साथ जनसुराज पर ये भी आरोप लगे, मैं कुछ मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्ट्स देख रहा था, जनसुराज पर यह भी आरोप लगे कि जनसुराज के कैंडिडेट्स पैसे लेकर बिक गए। ऐसी हेडलाइंस बनाकर खबरें आ रही थी, कुछ वो यूट्यूब के चैनल्स ही थे जो भी थे। आखिर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जनसुराज के जो दावेदार थे, जो उम्मीदवार थे, पहले तो सवाल ये कि उम्मीदवारी क्यों उनकी रद्द हुई, क्योंकि सवाल तो वहाँ से शुरू हुआ ना, उम्मीदवारी क्यों रद्द हुई, क्या ये जानबूझकर हुआ? और दूसरा सवाल ये कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस बार आप लोगों का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा, जबकि हमने देखा है कि एक बार जब पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में प्रशांत किशोर जी चले गए थे, जब वो जदयू के साथ जुड़े हुए थे, तो उस साल जदयू जीत गया था वहाँ का छात्र संघ चुनाव। तो प्रशांत जी की बड़ी भूमिका रही थी उस चुनाव के दरमियान। लेकिन इस बार तो जनसुराज को सीधे लड़ना था, इस बार जनसुराज कहाँ चूक गए इस छात्र संघ चुनाव में? देखिए, मैं सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे दूं कि पहली बात तो है कि जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, और जो बातें हमारी इंटरनल टीम्स में सामने आई इस मुद्दे को लेकर कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या आई मैं बहुत नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्ट हमारा जो संपर्क था कैंडिडेट से, उसमें हमारे उनके बीच में डिस्प्यूट था कुछ इश्यूज़ को लेकर के। डिस्प्यूट बहुत क्लियर कट था कि वो सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के लिए कैश की व्यवस्था चाहते थे कि उनके लिए कुछ एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था उनको कर दी जाए जिससे वो चुनाव लड़ सकें। हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है कि हम किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो हमने उपचुनाव भी लड़ा, वो तिरहुत का भी इलेक्शन MLC का लड़ा, हम कभी किसी पार्टी के कैंडिडेट को हम कैश पैसे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कैश मूवमेंट चुनावों में नहीं होना चाहिए। संसाधन व्यवस्था की बात होती है कि प्रचार करने के लिए गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल में भराने के लिए तेल चाहिए, गाड़ी में भराने के लिए तेल चाहिए, तो संसाधन की व्यवस्था होती है। लेकिन कैश आप जब किसी उम्मीदवार को दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा एक उसमें लूपहोल होता है कि हो सकता है कहीं कैश डिस्ट्रीब्यूशन ना होने लग जाए, और हम छात्र राजनीति में कैश डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जो फूड कूपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब चीज़ों से हम बचना चाहते हैं। तो हमने इस चीज़ को लेकर के सिरे से नकार दिया कि हम किसी भी प्रत्याशी को किसी तरह का कैश प्रोवाइड नहीं करेंगे। छात्रों का संघर्ष है, उसमें हमारी टीम, हमसे जो छात्र जुड़े हैं वो उनके साथ घूमेंगे, प्रचार करेंगे, उनके भोजन नाश्ते के लिए व्यवस्था जो होते हैं कार्यकर्ताओं के लिए वो की जा सकती है। गाड़ी में किसी को तेल भराने का भाव है, छात्र हैं, पढ़ने के लड़के हैं, तो गाड़ी में तेल भरा जा सकता है, मोटरसाइकिल में हम तेल की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कैश हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर के अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो हमें इस चीज़ से कोई परहेज भी नहीं है। हमने NSUI के जो कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया और वो दूसरे नंबर पर रहे। अन्य पद पे जो उम्मीदवार थे हमारे, उन्होंने संघर्ष किया, नहीं जीत सके, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही क्या कहा कि यहाँ यूनिवर्सिटी की जो राजनीति रही है वो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा मतलब कहीं दूषित राजनीति है। यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर आपने बताया, अब तो बिहार के इलेक्शंस में बमबाजी नहीं होती है, मारपीट की घटनाएं नहीं होती, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में और राजधानी में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हम उस ढर्रे की राजनीति से दूर हैं, हम उस ढर्रे की राजनीति पर नहीं चलना चाह रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि हमारा जो परिणाम है वो उतना मतलब अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि जितने भी वोटर्स ने, जितने भी युवाओं छात्रों ने
जनसुराज के उम्मीदवारों के लिए वोट दिया, वो संख्या है जो इस राजनीतिक ढर्रे को बदलना चाहते हैं। जनसुराज की राजनीति जीतने की राजनीति नहीं है, जनसुराज की राजनीति बदलाव की राजनीति है। हमारा 11 अप्रैल को भी जो रैली है वो बदलाव रैली है। हम बदलाव चाहते हैं कहाँ, इस पूरे सिस्टम में, और इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से चुनाव जीतना जरूरी है। गलत तरीके से आप चुनाव तो कोई ना कोई पार्टी जीत ही रही है, और जो भी पार्टी जीते वो तो कह रही है कि हम चीज़ों को बेहतर कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। और हमने 5 साल में देखा भी, 5 साल में क्या हुआ। शुरू में जदयू भाजपा की सरकार थी, फिर जदयू राजद की थी, फिर जदयू भाजपा की है। सरकार तो 2 बार पलट गई, लेकिन दोनों बार पलटने के बावजूद बदला तो कुछ नहीं। सरकार बिहार की तो वैसे ही चल रही, बिहार की जो व्यवस्था है वैसे ही चल रही। तो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है और उसके लिए हम पूरा धैर्य रखे हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी का ये आखिरी चुनाव नहीं था, फिर अगले साल चुनाव होगा, और हम तो चाहते हैं कि हर साल बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव हो, वहाँ से छात्र अच्छे छात्र उभर के आएँ। जीत हार, किसी चुनाव में जीत होगी, किसी चुनाव में हार होगी, लेकिन जीत हो या हार हो, हम अपनी रणनीति, हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बातचीत आपसे बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि हमारे पास बात बहुत सारे हैं और बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। आखिर हमारे पास समय की सीमा है, तो आखिर में हम आपसे एक आध सवाल करेंगे, और वो सवाल है कि अब आप जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं। पहले आप एक शिक्षक नेता ही थे, केवल शिक्षक संगठनों का आप नेतृत्व किए हैं। क्या अमित विक्रम अब जनसुराज के साथ जुड़ने के बाद, मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद, अब शिक्षक उनके लिए क्या मायने रखते हैं? अब शिक्षकों की लड़ाई उनके लिए क्या मायने रखती है? क्या वो वैसे ही अनवरत जारी रहेगी, और आप उसको अब किस तरह से देख रहे हैं, शिक्षकों की उस लड़ाई को? और ये भी आज के दौर में बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों की क्या दिक्कतें हैं, उस पर भी, जो सबसे मेन दिक्कतें हैं, उन पर भी थोड़ा बातचीत। देखिए, शिक्षक हमारे साथी हैं, हमने 10 साल का संघर्ष किया है उनके साथ, और सदैव हमारे साथी रहेंगे। जिनके साथ आपने 10 साल का संघर्ष किया हो तो हमारे भाई बंधु जैसे हैं। हमारा पूरा जीवन का संघर्ष उनके साथ रहा है, तो वो साथ तो कभी छूटना नहीं है। और शिक्षक हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्से हैं। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूँ 11 साल, तो वो तो दिल में है, शिक्षक की भावना है, शिक्षकों के प्रति लगाव है, स्नेह है, वो तो रहेगा। उनके लिए संघर्ष में हमारा निरंतर जारी है। पहले हम एक दायरे में बंधे हुए थे, तो उसकी अपनी कुछ सीमाएँ थीं, लेकिन अब चूंकि अब हम उस दायरे में नहीं हैं, तो हम शिक्षकों के संघर्ष को और मजबूती से उठा रहे हैं। हम पिछले 14-15 दिनों में हमने शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत मजबूती से आवाज़ उठाई। हमने सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक आपने देखा होगा कि जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार की हमें शिकायत मिल रही है, हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। उस पर कुछ दोषी जो भी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनका नाम उजागर कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा ये एहसास हो कि भ्रष्टाचार छिपने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार को भी अब उजागर किया जाएगा। वो संघर्ष है हमारा। रह गई बात शिक्षकों के प्रति जनसुराज की जो सोच है, वो प्रशांत जी की जो ओवरऑल सोच है कि शिक्षा व्यवस्था का जो आउटपुट है, 60,000 करोड़ रुपये हर साल खर्च हो रहे हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आज पटना का एक भी मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है। तो प्रशांत किशोर की सोच है कि हम इस व्यवस्था को ऐसी बनाएं कि हर एक, कोई अगर सुपर रिच है तो उसकी बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का आदमी भी अपने बच्चे को स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे। आज पूरे देश का कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो, अगर वो सुपर रिच नहीं है तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग तो IIT से ही करना चाहता है, अपने डॉक्टर की अपने बेटे बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई तो एम्स से करना चाहता है, या जो सरकारी संस्थान है वहाँ से करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दें। क्यों? क्योंकि IIT उतने उच्च मानक का संस्थान रहा है। इसी बिहार में पहले नेतरहाट स्कूल थे, अभी सिमुलतल्ला स्कूल है, वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जनसुराज की सोच है कि हम जो शिक्षा का बजट है उसका सही से यूटिलाइजेशन करें ताकि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हम दे सकें। उसी में शिक्षकों के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है हम करें। नेतरहाट मॉडल की बात प्रशांत जी करते हैं, तो नेतरहाट मॉडल में शिक्षकों का भी उसमें समायोजित है कि जिस तरह की सुविधाएं नेतरहाट या सिमुलतल्ला के शिक्षकों को मिल रही है, वही सुविधाएं, वही व्यवस्था हम बिहार के शिक्षकों को भी हम देंगे। और जो शिक्षकों के मुद्दे हैं वो तो अभी एक राजकर्मी का मुद्दा था बहुत बड़ा, जिस पर हम लोगों ने संघर्ष किया और सरकार ने एक शर्त लगा दी उस पर कि परीक्षा लेकर के राजकर्मी बनाएंगे। उस शर्त को भी हमने माना और राजकर्मी बन गए। लेकिन राजकर्मी बनने के बाद भी शिक्षक साथियों की बहुत सारी छोटी छोटी ग्रीवेंसेज हैं। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा कि इस बार राज्यकर्मी बनने के लिए जो पात्रता के लिए जो परीक्षा होती है, उससे कुछ जो शिक्षक हैं जो अभी कार्यरत हैं नियोजित, वो नहीं देना चाहते हैं वो परीक्षा, क्योंकि
वो जो पोस्टिंग को लेकर के और बहुत बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है, उसी के कारण वो परीक्षा नहीं देना चाहते। तो बहुत सारे जो शिक्षक है वो इस बार फॉर्म नहीं भर रहे हैं उस पात्रता परीक्षा के लिए। देखिए, वो जो फॉर्म नहीं भरने वाले हैं उसमें मेजॉरिटी ओवर एज, मतलब कहिए कि 50 प्लस 55 के आसपास, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की बहाली भी तो 2003 से हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हाँ, तब से बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जो 50-55 पार कर चुके हैं, 2-4-5 साल में रिटायर कर जाएंगे। हाँ, वो लोग हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब इस उम्र में कहीं नहीं जाना चाहती हैं। उनको ऐसा डर लगता है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, क्योंकि जिला कैडर हो जाएगा तो जिले में कहीं भी ट्रांसफर होता है, और जिला का साइज़ बहुत बड़ा होता है, 100 किलोमीटर बड़ा जिला है। तो उनकी ये इच्छा है कि उनके जीवन का जो 2-4-5 साल बचा है वो अपने पंचायत में, अपने घर के पास जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करें। तो मेनली एज इश्यू है उसमें, और कोई बड़ा पॉलिसी को लेकर कन्फ्लिक्ट नहीं है। एज मैटर है कि 50-55 के पार के जो शिक्षक हैं अब इस उम्र में, चूँकि एक उम्र के बाद लोगों को अपनी सहूलियत चाहते हैं, और अन्य नौकरियों में आप देखेंगे कि अंतिम के जो 3-5 साल होते हैं उसमें सरकार ऑप्शन देती है कि आप अपने घर के पास नौकरी करें, अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करा लें। और इनका तब है कि रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है तो इनको डर है कहीं हमें दूर ना भेज दिया जाए, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाकी सब ने करीब 2.5 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं वो तो अब क्षमता परीक्षा पास कर गए या फॉर्म भर दिया है। जो नहीं पास कर फॉर्म भर दिया वो भी पास कर जाएंगे और सब राजकर्मी बनेंगे। हाँ, राजकर्मी बनने के बाद जो है वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसको लेकर के सब में थोड़ी नाराज़गी है। ट्रांसफ़र को लेकर के भी ये चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के अप्लाई कर रखा है, 1,90,000। ट्रांसफ़र की गति बहुत धीमी है, वो भी जल्दी से हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो राजकर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं हैं, विशेष करके एक जो मुद्दा है, हालांकि वो तो देशव्यापी मुद्दा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, उस पर भी शिक्षकों को लेकर के उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार आए, जनसुराज की सरकार आए या किसी अन्य पार्टी की सरकार आए, इन सब मुद्दों पर वो मजबूती से काम करें और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें। आखिर में अब जाते जाते आखिर सवाल कि अब अमित विक्रम जनसुराज के एक नेता के बतौर उनसे हम क्या उम्मीद करें, और साथ में एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जनसुराज को, हम नहीं आप, जनसुराज से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, हमारी तो पूरी लड़ाई और पूरा संघर्ष जिन सिद्धांतों को लेकर के रहा है, एक जनसुराज के नेता के तौर पे भी हम उन्हीं सिद्धांतों और जो हमने कहा कि विकासवाद की राजनीति पर हम चलते रहेंगे। तो हमारा तो पार्टी से भी उम्मीद वही है और हमारी पार्टी में भूमिका भी वही है। प्रशांत जी से हमारी जो बातचीत भी हुई थी, जब हम पार्टी में शामिल हो रहे तब भी उन्होंने हमसे पूछा था कि आप आगे क्या चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम जिन मुद्दों पर संघर्ष करते रहे हैं हम उन्हीं मुद्दों पर संघर्ष करना चाहते हैं और पार्टी में हमारी भूमिका भी वही है। कल को आपने देखा भी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं मुद्दों पर कर रहे थे। अब रह गई बात कि चुनाव में पार्टी से क्या उम्मीद है। कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर है 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश तो है कि हम 243 में से 243 जीतें, नहीं तो कम से कम इतनी सीटें तो जरूर जीतें कि हम बिहार में सरकार बना सकें। और हमारा पूरा प्रयास, आप देखेंगे 11 अप्रैल को जो रैली है, पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि अभी जो जनसुराज के समर्थक हैं अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग हिस्सों में हैं, उनको अपनी ताकत का खुद अंदाज़ा नहीं है। तो हम अपनी ताकत का अंदाज अपने कैडर को, अपने पार्टी के समर्थकों को देने के लिए गांधी मैदान बुला रहे हैं कि आप देखिए कि पूरे बिहार में हमारी कितनी मजबूत स्थिति है। चुनाव तो अभी 6 महीने दूर है, लेकिन चुनाव से पहले एक अपनी क्षमता का आकलन खुद पार्टी को भी होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को भी होना चाहिए। उसी आकलन के लिए हम लोग 11 अप्रैल को रैली कर रहे हैं और उस दिन आपको दिख जाएगा कि गांधी मैदान को भरने की क्षमता, जैसे कहते हैं कि जयप्रकाश जी के समय में भरा था, फिर कुछ हद तक मोदी जी के समय में भरा था 2013 की रैली में, उसके बाद आपको इस रैली में दिखेगा जनसुराज ने कितना ग्राउंड पर काम किया और कितनी क्षमता से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी अनुरूप रिजल्ट भी होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं अमित विक्रम जी कि आप लोग गांधी मैदान को दोबारा से भर दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को आशातीत सफलता मिले, और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी, और चूँकि अब आप जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं और अब प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो हर एक मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी, हम आपसे राय लेंगे। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता अमित विक्रम, जिनसे कि हम मौजूदा समय में बिहार के अंदर की मुख्य समस्याओं, मुख्य मुद्दों पर बात कर रहे थे। साथ ही साथ जनसुराज से क्या उम्मीद की जा सकती है, और बतौर एक शिक्षक नेता अब एक मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद के नेता के रूप में अमित विक्रम से क्या उम्मीद की जा सकती है, और अमित विक्रम को जनसुराज से क्या उम्मीदें हैं,
ताकि हमें पता चलेगा कि एक नेता अपनी पार्टी से क्या उम्मीद करता है। आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार। हम बिहार की राजनीति के किसी और दूसरे शख्स के साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं था नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर हमारे साथ थे राजीव कुमार। शुक्रिया।